इस दुनिया में हर चीज एनर्जी से चलती है। जब एनर्जी का सही इस्तेमाल होता है तो बिखरी हुई चीजें एक सही ऑर्डर ले लेती हैं। चाहे वह एक पंछी का बच्चा हो या आपका मोबाइल फोन, ये सब एनर्जी से बने हैं। साइंस में इसे थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहते हैं। नेचर में चीजें समय के साथ हमेशा बिखरती हैं। इस बिखराव को एंट्रोपी कहते हैं। लेकिन इंसान नई खोज करके, नया इनोवेशन करके इस एंट्रोपी को, इस बिखराव को रोकता है। वह चीजों को जोड़कर कुछ नया और उपयोगी बनाता है, कुछ यूजफुल। नई खोज का मतलब सिर्फ कोई नई मशीन बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है उस मशीन को इतना सस्ता, पक्का और आसान बनाना कि सब लोग उसे रोज इस्तेमाल कर सकें। आज दुनिया में जो भी अमीरी और सुख सुविधा है वह इसी नई खोज की वजह से है। इसी के कारण दुनिया में भयंकर गरीबी 50% से गिरकर सिर्फ 9% रह गई है। यह सब सिर्फ साइंस या ट्रेड के कारण नहीं हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने नए विचारों से अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की आदत डाल ली। हैरानी की बात यह है कि कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि नई खोज कब, कहां और कैसे होगी। जैसे कटी हुई ब्रेड की मशीन बनाने में लोगों को सालों लग गए। अंत में 1928 में यह अचानक से सफल हो गई। इसमें किस्मत और अचानक मिलने वाला सफलता का बहुत बड़ा हाथ होता है। नई खोज तभी पनपती है जब लोगों को आजादी से सोचने, एक्सपेरिमेंट करने और व्यापार करने का मौका मिलता है। यह किसी एक आदमी का काम नहीं है, यह एक पूरी टीम का खेल है। लोग लगातार गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं और अचानक से कुछ बहुत बड़ा बना देते हैं। नई खोज रातों रात नहीं होती है। यह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसके कारण हम सब एक दूसरे की मदद कर पाते हैं और हमारी जिंदगी सुरक्षित होती है। लेकिन एक बहुत अजीब बात यह है कि लोग अक्सर नई टेक्नोलॉजी से शुरुआत में डरते हैं। लोगों को हमेशा लगता है कि नए बदलाव यानी चेंज से सिर्फ नुकसान होगा। पुराने समय से ही नए इन्वेंशन करने वालों का समाज ने मजाक उड़ाया है। उनके काम में हमेशा रुकावटें डाली हैं। फिर भी अगर सही और आजाद माहौल मिले तो नई खोज, इनोवेशन हर मुश्किल को पार कर लेती है। यही एक लौता तरीका है जो हमारी दुनिया को लगातार बेहतर बनाता रहता है। इंसान के इतिहास में सबसे बड़ी घटना साल 1700 के आसपास हुई थी। तब पहली बार गर्मी को ताकत या काम में बदला गया था। इसी से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। 1700 से पहले आग का इस्तेमाल सिर्फ गर्मी और लाइट के लिए होता था। भारी सामान उठाने या काम करने के लिए इंसानों या जानवरों की ताकत लगती थी। गर्मी यानी हीट और काम यानी वर्क, ये बिल्कुल अलग थे। लेकिन भाप के इंजन ने, स्टीम इंजन ने सब कुछ बदल दिया। उसने गर्मी से मशीनें चलाना शुरू कर दिया। आज हमारे घर की बिजली और गाड़ियां इसी तरीके पर चलती हैं। इस नई खोज के पीछे मेन रूप से 3 लोग थे, डेनिस पापिन, थॉमस सेवरी और थॉमस न्यूकोमैन। पापिन एक बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले भाप से मशीन चलाने का विचार दिया, लेकिन वह इसे सच में बना नहीं पाए। फिर 1698 में थॉमस सेवरी ने एक मशीन का पेटेंट कराया। यह मशीन आग से पानी खींचती थी, लेकिन यह बहुत खराब मशीन थी। इसमें बहुत ज्यादा कोयला लगता था और यह जल्दी फट जाती थी। खदानों के मालिक इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। असली बदलाव थॉमस न्यूकोमैन लेकर आए।
वह कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक साधारण लोहार थे, एक नॉर्मल ब्लैक स्मिथ थे। उन्होंने 1712 में पहला ऐसा भाप इंजन, स्टीम इंजन बनाया जो सच में बेहतरीन काम करता था। यह मशीन कोयले की खदानों से पानी निकालने के लिए बनाई गई थी। मजे की बात यह है कि न्यूकोमेन की यह सफलता एक हादसे से मिली थी। एक दिन मशीन के अंदर गलती से थोड़ा ठंडा पानी लीक हो गया। इससे मशीन के अंदर एकदम से खाली जगह बन गई और मशीन ने बहुत ज्यादा ताकत से काम किया। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। शुरुआत में न्यूकोमेन का इंजन बहुत बड़ा और भद्दा था। यह अपनी 99% एनर्जी बर्बाद कर देता था। फिर भी यह मशीन आज की मॉडर्न दुनिया की शुरुआत थी। इसी मशीन ने इंसानों को भारी शारीरिक मेहनत से आजाद किया। 1763 में जेम्स वॉट नाम के एक स्कॉटिश मैकेनिक को पुराने न्यूकोमेन इंजन को ठीक करने का काम मिला। उन्होंने देखा कि मशीन को बार बार गर्म और ठंडा करने में बहुत सारी स्टीम बर्बाद हो रही है। वॉट ने एक आसान तरीका निकाला। उन्होंने भाप को ठंडा करने के लिए एक अलग बर्तन लगा दिया। इससे मशीन की ताकत बहुत बढ़ गई। वॉट ने इस बदलाव का पेटेंट करवाया और अपने साथियों के साथ मिलकर इसे बाजार में उतारा। हालांकि वॉट को इस इंजन के लिए बहुत तारीफ मिली, लेकिन सच यह है कि यह बदलाव कई लोगों की मेहनत का नतीजा था। इसके बाद कई सालों तक इस इंजन में छोटे मोटे सुधार होते रहे, जिनसे यह और भी बेहतर बनता गया। जब हम बल्ब के बारे में सोचते हैं तो हमें थॉमस एडिसन की याद आती है, लेकिन सच तो यह है कि एडिसन से पहले लगभग 20 अलग अलग लोगों ने बल्ब बनाने की कोशिश की थी। इनमें इंग्लैंड के जोसेफ विल्सन स्वान भी शामिल थे, जिन्होंने सबसे पहले एक खाली कांच के बल्ब में धागा चमका कर दिखाया था। एडिसन की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि उन्होंने बल्ब को आम लोगों के लिए सस्ता और भरोसेमंद बनाया। एडिसन ने यह भी समझा कि नई खोज कोई जादू नहीं है, बल्कि लगातार कोशिश करने का नतीजा है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर 1880 में उन्हें बैम्बू से बना एक ऐसा धागा मिला जो लंबे समय तक जल सकता था। इस खोज ने दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। स्टीम इंजन की कहानी में चार्ल्स पर्सन्स का नाम भी बहुत खास है। उन्होंने 1884 में स्टीम टरबाइन बनाया, जो आज भी बिजली बनाने और पानी के बड़े जहाजों को चलाने के काम आता है। पार्सन्स एक अमीर परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन साइंस को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी नाव, जिसका नाम टर्बीनिया था, इसमें इस टरबाइन का इस्तेमाल किया। 1897 में उन्होंने अपनी इस नाव से रॉयल नेवी के जहाज़ों को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद रॉयल नेवी ने भी अपने जहाज़ों में टरबाइन लगाने का फैसला किया। टरबाइन का विकास भी रातों रात नहीं हुआ था। यह कई वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और छोटे छोटे सुधारों का नतीजा था, जो आज भी जारी है। 20वीं सदी में एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ी नई खोज न्यूक्लियर पावर थी। इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। एक सूटकेस के आकार का न्यूक्लियर रिएक्टर एक पूरे शहर को बिजली दे सकता था। इसकी शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फिजन की खोज की थी। पहले इसका इस्तेमाल बम बनाने में हुआ, लेकिन बाद में इसे बिजली बनाने के लिए सेफ रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन आज यह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही है। इसका कारण आइडियाज की कमी नहीं है, बल्कि नए एक्सपेरिमेंट न कर पाना है। नई खोज हमेशा गलतियां करके सीखने से होती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर में एक भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए सरकार और कानून इतने कड़े हो गए हैं कि कोई नया और सस्ता तरीका आजमाना
नामुमकिन हो गया है। आज हम अभी भी उसी पुरानी और महंगी टेक्नोलॉजी में फंसे हुए हैं। हर नया प्लांट बनाने का खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के नाम पर बहुत ज्यादा नियमों ने इसे और भी कॉम्प्लेक्स और महंगा बना दिया है। नतीजा यह है कि आज नई खोज पूरी तरह से रुक गई है। दूसरी तरफ शेल गैस की कहानी बिल्कुल अलग है। कुछ साल पहले तक सबको लगता था कि दुनिया में नेचुरल गैस खत्म होने वाली है, लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। इसका क्रेडिट एक नई टेक्नोलॉजी को जाता है जिसे फ्रैकिंग कहते हैं। जॉर्ज मिशेल नाम के एक व्यापारी को टेक्सास में बहुत गहराई में मौजूद सख्त चट्टानों से गैस निकालनी थी। उन्होंने कई सालों तक लाखों डॉलर खर्च किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1997 में उनकी कंपनी के एक इंजीनियर निक स्टीन्सबर्गर ने गलती से गैस निकालने के लिए एक नए तरह के केमिकल का इस्तेमाल कर लिया। इस नए मिक्सचर में बालू कम और पानी ज्यादा था। आश्चर्यजनक रूप से इस पानी जैसे फ्लूइड ने चट्टान को तोड़ दिया और वहां से बहुत सारी गैस निकलने लगी। चाहे थॉमस न्यूकोमेन का इंजन हो या शेल गैस, इन सभी कहानियों से एक बात साफ है कि कोई भी नई खोज किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होती। यह कई लोगों की मेहनत और लगातार हो रहे बदलावों का नतीजा होती है। एनर्जी ही वह चीज है जिससे हमारी दुनिया में हर चेंज पॉसिबल हो पाया है। 1700 ईस्वी से लेकर आज तक इंसान एनर्जी के दम पर ही तरक्की कर रहा है। आज भी हमारी 85% एनर्जी फॉसिल फ्यूल से ही आती है। फ्यूचर में फायर की जगह कौन लेगा, आग की जगह कौन लेगा, यह अभी कोई नहीं जानता। 1712 के आसपास की बात है। लेडी मैरी नाम की एक औरत ने एक बहुत बड़ी नई खोज की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर लाखों जानें बचाई। उनके समय में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक एक बहुत भयंकर और जानलेवा बीमारी थी। इस बीमारी ने खुद लेडी मैरी को भी नहीं बख्शा था, जिससे उनका चेहरा खराब हो गया था। बाद में जब लेडी मैरी अपने पति के साथ तुर्की गईं, तो उन्होंने वहां एक अजीब लेकिन काम का तरीका देखा। तुर्की की औरतें किसी हेल्दी बच्चे के शरीर पर थोड़ा सा स्मॉल पॉक्स का जहर लगा देती थीं, जिससे उस बच्चे को यह बीमारी कभी नहीं होती थी। लेडी मैरी ने यह तरीका अपने बच्चों पर भी आजमाया और देखा कि यह बिल्कुल सेफ है। जब वह लंदन लौटी तो उन्होंने सबको इसके बारे में बताया। शुरुआत में बड़े बड़े डॉक्टरों ने इसका मजाक उड़ाया और इसे अंधविश्वास कहा। यहाँ तक कि अमेरिका में भी जब इस तरीके को आजमाया गया तो लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन बाद में एडवर्ड जेनर नाम के एक डॉक्टर ने इसमें थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने इंसानों के स्मॉल पॉक्स की जगह गायों में होने वाले काउ पॉक्स का इस्तेमाल किया, जो बहुत सेफ था। जेनर ने इसे बहुत फेमस बना दिया और पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया। इस तरह एक अनजान जगह से शुरू हुई इस प्रोसेस ने धीरे धीरे दुनिया से स्मॉल पॉक्स का नामो निशान मिटा दिया। वैक्सीनेशन की कहानी यह दिखाती है कि कई बार लोग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले शुरू कर देते हैं, जबकि उसका साइंस उन्हें बहुत बाद में समझ आता है। 18वीं सदी में किसी को नहीं पता था कि बीमारी के थोड़े से जहर से शरीर सेफ कैसे हो जाता है। बहुत सालों बाद लुई पाश्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसके पीछे का साइंस खोजा। उन्होंने गलती से एक मुर्गे को हैजा का कॉलेरा का पुराना और कमजोर जहर दे दिया। बाद में जब उन्होंने उसी मुर्गे को तेज जहर दिया तो मुर्गे पर कोई असर नहीं हुआ। तब जाकर समझ आया कि कमजोर माइक्रोब्स, कमजोर कीटाणु शरीर को असली और खतरनाक कीटाणुओं से लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं।
बीमारियों से बचने की एक और बड़ी खोज थी पानी को साफ करना, वाटर प्यूरिफिकेशन। 1908 में अमेरिका के न्यू जर्सी में पानी की कंपनी पर मुकदमा चल रहा था क्योंकि उनका पानी गंदा था और लोग बीमार पड़ रहे थे। उस कंपनी के एक एडवाइजर डॉक्टर जॉन लील ने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाया। उन्होंने बिना किसी से पूछे शहर के पानी में क्लोरीन मिला दिया। उस समय पानी में कोई केमिकल मिलाना बहुत गलत माना जाता था। अदालत में डॉक्टर लील ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि यह पानी को साफ करने का सबसे सेफ और सस्ता तरीका है। अदालत ने उनके इस कदम को सही माना। इसके बाद पूरी दुनिया के शहरों में पानी साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होने लगा। इस छोटी सी खोज ने हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों को बहुत कम कर दिया। डॉक्टर लील को यह विचार इंग्लैंड में हुए कुछ पुराने एक्सपेरिमेंट से मिला था, जहां डॉक्टरों ने पहली बार क्लोरीन से पानी साफ किया था। 1920 के दशक में अमेरिका में काली खांसी, वुपिंग कफ बच्चों के लिए सबसे जानलेवा बीमारी थी। हर साल हजारों बच्चों की जान जा रही थी और इसका कोई इलाज नहीं था। तब दो आम महिलाओं पर्ल कैंड्रिक और ग्रेस एल्डरिंग ने इस बीमारी को हराने का जिम्मा उठाया। दोनों ही पहले टीचर थीं और बाद में लेबोरेटरी में काम करने लगी थीं। उन्होंने अपनी आम नौकरी के बाद खाली समय में इस बीमारी पर काम करना शुरू किया। वे घर घर जाकर बीमार बच्चों के सैंपल्स जमा करती थीं। उन्होंने देखा कि कैसे गरीब परिवार इस बीमारी से परेशान थे। कई सालों तक बिना थके और बिना किसी लालच के उन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए। अंत में उन्होंने एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन बना लिया। उन्होंने अपने इस काम के लिए कोई पेटेंट नहीं लिया और न ही मीडिया में अपना नाम चमकाया। उन्होंने अपनी खोज को पूरी दुनिया के साथ बांट दिया। उनकी इस मेहनत ने लाखों बच्चों की जान बचाई और इसके बदले उन्होंने बस यही सुकून चाहा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। कभी कभी किस्मत भी बड़ी बड़ी खोजों में अहम भूमिका निभाती है। ऐसा ही कुछ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ हुआ। अगस्त 1928 में जब फ्लेमिंग छुट्टियां मनाने गए तो उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में कुछ बैक्टीरिया खुले छोड़ दिए थे। उस समय मौसम में हुए अचानक बदलाव की वजह से एक खास तरह की फफूंद उड़कर उनकी डिश में आ गिरी। छुट्टियों से लौटने के बाद फ्लेमिंग ने देखा कि उस फफूंद के आसपास के सभी बैक्टीरिया मर गए थे। यह फफूंद या फंगस पेनिसिलिन थी। फ्लेमिंग ने इसे खोज तो लिया, लेकिन इसे दवा के रूप में बदलने में 12 साल से ज्यादा का समय लग गया। बाद में दूसरे वैज्ञानिकों अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने इसे एक कारगर एंटीबायोटिक में बदला, जिससे दूसरे वर्ल्ड वॉर में हजारों सैनिकों की जान बची। यह कहानी बताती है कि साइंस में सिर्फ खोज कर लेना ही काफी नहीं होता, उसे उपयोगी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। 1950 के दशक तक अमेरिका में पोलियो एक भयंकर बीमारी बन चुका था। इसके इलाज के लिए जोनास साल्क ने एक नया वैक्सीन बनाया, जिसे पूरे देश में आनन फानन में लागू कर दिया गया। लेकिन इस जल्दबाजी का नुकसान भी हुआ। बर्नी सेडी नाम की एक महिला वैज्ञानिक ने चेतावनी दी थी कि जिस तरीके से यह टीका बना है वह खतरनाक हो सकता है। साल्क बंदर की किडनी के हिस्सों का इस्तेमाल कर रहे थे। एडी ने पाया कि बंदर के वायरसों की वजह से यह टीका लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां फैला सकता था। जब एडी ने आवाज उठाई तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई और उन्हें चुप करा दिया गया। बाद में उनकी बात सच साबित हुई। करोड़ों लोगों को अनजाने में एक खतरनाक वायरस दे दिया गया था, जिसे SV40 कहते हैं। 1980 के दशक तक कई बड़ी बीमारियों पर काबू पा लिया गया था, लेकिन एक बीमारी अभी भी हर साल लाखों जानें ले रही थी, मलेरिया। अफ्रीका के बुर्किना फासो में कुछ वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अनोखा और
सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ साधारण मच्छरदानियां ली, कुछ सिंपल मॉस्किटो नेट्स। उनमें से आधी मच्छरदानियों को कीड़े मारने वाली दवा इंसेक्टिसाइड में डुबाया और फिर सभी में जानबूझकर छोटे छोटे छेद कर दिए। उन्होंने यह देखने के लिए किया कि अफ्रीका जैसे देशों में जहां मच्छरदानियां अक्सर फट जाती हैं, क्या फटी हुई मच्छरदानी भी असरदार हो सकती है अगर उसमें दवा लगी हो तो। उन्होंने इन मच्छरदानियों को मिट्टी के घरों में लगाकर कुछ लोगों को वहां सोने के लिए कहा। नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन फटी हुई मच्छरदानियों में दवा लगी थी, उन्होंने न सिर्फ मच्छरों को घर में आने से रोका, बल्कि कई मच्छरों को मार भी दिया। यह एक्सपेरिमेंट बहुत साधारण था, लेकिन इसकी वजह से अफ्रीका में मलेरिया से होने वाली मौत में भारी कमी आई। 2003 के बाद जब से दवा वाली मच्छरदानियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ, मलेरिया से होने वाली मौतें आधी रह गईं। इस सरल इनोवेशन ने मलेरिया की दवाइयों से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई है। आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें किसी कीटाणु से नहीं, बल्कि एक आदत से होती है जिसे स्मोकिंग कहते हैं। यह जानकर भी कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, दुनिया भर में करोड़ों लोग इसे नहीं छोड़ पाते। बहुत सी कोशिशों के बाद भी यह आदत कम नहीं हो रही थी। तभी एक नई खोज सामने आई, ई सिगरेट या वेपिंग। वेपिंग का आविष्कार चीन के एक केमिस्ट होन लीक ने किया था। होन खुद दिन में 2 पैकेट सिगरेट पीते थे और इसे छोड़ना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो निकोटीन को भाप में बदल देता था, जिससे सिगरेट की तलब पूरी हो सके लेकिन धुआं न फेफड़ों में जाए। ब्रिटेन में इसे अपनाने की कहानी इंटरेस्टिंग है। जब दुनिया के कई देश, यहां तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे, तब ब्रिटेन सरकार के कुछ सलाहकारों ने इसे एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने माना कि वेपिंग पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन यह सिगरेट पीने से बहुत कम नुकसानदायक है। उन्होंने इसे बैन करने के बजाय इस पर सही नियम बनाए, सही रेगुलेशंस बनाए, ताकि लोगों को सुरक्षित प्रोडक्ट्स मिले। इसका नतीजा यह हुआ कि आज ब्रिटेन में स्मोकिंग करने वालों की संख्या तेजी से कम हुई है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका में इसे बैन करने की कोशिशें हुई, जिससे लोग छुपकर ब्लैक मार्केट प्रोडक्ट्स या नकली उत्पाद खरीदने लगे और कई लोगों की मौत हो गई। यह कहानी दिखाती है कि किसी भी नुकसान को कम करने वाले नए तरीकों का सही तरह से अपनाना और उस पर नियम बनाना उसे पूरी तरह से रोकने से ज्यादा फायदेमंद होता है। इतिहास में बहुत लंबे समय तक इंसान घोड़े से तेज नहीं दौड़ सका, लेकिन 1820 के दशक में सब कुछ बदल गया। जॉर्ज स्टीफनसन नाम के एक साधारण मैकेनिक ने ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक बहुत बड़ी नई खोज की। वह कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं थे। उनका काम कोयला खदानों में पानी निकालने वाले इंजन को ठीक करना था। उस समय इंग्लैंड में स्टीम यानी भाप से चलने वाली मशीनें खदानों में काम तो कर रही थीं, लेकिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था। 1814 में स्टीफनसन ने ब्लूचर नाम का एक इंजन बनाया जो पटरियों पर चल सकता था और कई घोड़ों का काम अकेले कर सकता था। यह पहली काम की ट्रेन थी। बाद में उन्होंने और उनके बेटे रॉबर्ट ने मिलकर इंग्लैंड के स्टॉकटन से डॉर्लिंगटन तक एक लंबी रेल लाइन बनाई। 1825 में लोकोमोशन नाम की ट्रेन ने इस पटरी पर पहली बार कोयले के साथ लोगों को ढोया। इसके बाद उनकी सबसे मशहूर ट्रेन रॉकेट ने एक मुकाबले में 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। देखते देखते पूरी दुनिया में रेलवे का जाल बिछ गया। यह बदलाव किसी एक इंसान का कमाल नहीं था। कई छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स और लोगों की गलतियों से सीखने के बाद ही ट्रेन का सफर इतना आसान और तेज हो पाया।
स्टीम इंजन का असर सिर्फ जमीन पर नहीं था बल्कि समुद्र में भी दिख रहा था। शुरुआत में जहाजों को चलाने के लिए बड़े बड़े पैडल वाले पहियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन 1835 के आसपास फ्रांसिस स्मिथ नाम के एक किसान ने पानी के नीचे घूमने वाला एक स्क्रू प्रोपेलर बनाया। मजे की बात यह है कि स्मिथ की सफलता भी एक हादसे का नतीजा थी। उनके एक एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रोपेलर का आधा हिस्सा टूट गया, लेकिन इसके टूटने से जहाज की स्पीड और भी बढ़ गई। स्मिथ ने यह डिजाइन नेवी को दिखाया। शुरुआत में नेवी ने इस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब 1845 में स्मिथ के जहाज रैटलर और नेवी के एक बड़े पैडल वाले जहाज के बीच टग ऑफ वॉर हुई तो स्मिथ का जहाज जीत गया। इसके बाद दुनिया के सभी नेवी और बड़े जहाज स्क्रू प्रोपेलर का इस्तेमाल करने लगे। यह खोज भी एक दिन में नहीं हुई बल्कि सालों के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा थी। स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों का जमाना बहुत छोटा रहा। उनका असली मुकाबला पेट्रोल से चलने वाले इंटरनल कंबस्शन इंजन से था। इस इंजन की कहानी में कई लोग शामिल थे। निकोलाउस ओटो ने 1876 में इस इंजन को बेहतर बनाया, जो पहले से ज्यादा ताकतवर था। बाद में कार्ल बेंज ने 1886 में पहली ऐसी कार बनाई जो पेट्रोल से चलती थी। उनकी पत्नी ने इस कार को 100 किलोमीटर तक चलाकर दिखाया कि यह सच में काम करती है। गोटलीब डेमलर और विल्हेम मेबैक ने 1900 में मर्सिडीज नाम की एक कार बनाई, जिसने कार की डिजाइन हमेशा के लिए बदल दी, लेकिन यह कार सिर्फ अमीरों के लिए थी। असली क्रांति हेनरी फोर्ड ने की। 1908 में फोर्ड ने मॉडल टी नाम की एक कार बाजार में उतारी, जो बहुत सस्ती और मजबूत थी। फोर्ड ने इसे इतनी बड़ी मात्रा में बनाया कि आम लोग भी इसे खरीद सकें। उन्होंने घोड़े को हमेशा के लिए सड़कों से हटा दिया। रुडोल्फ डीजल एक अनोखे इन्वेंटर थे। वह एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जो बिना किसी स्पार्क के सिर्फ हवा के दबाव से आग पकड़ ले। वह इस इंजन से बड़े कारखानों का एकाधिकार मोनोपोली तोड़ना चाहते थे ताकि छोटे उद्योगों का फायदा हो। 1897 में उन्होंने एक ऐसा इंजन बना भी लिया जो पेट्रोल इंजनों से 2 गुना बेहतर था, लेकिन इसे लोगों की पहुंच तक लाना और बाजार में बेचना बहुत मुश्किल साबित हुआ। उनकी जिंदगी स्ट्रगल से भर गई। अंत में निराश होकर उन्होंने 1913 में आत्महत्या कर ली। वह अपनी इस खोज की असली सफलता देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। आज दुनिया के सभी बड़े जहाज, ट्रक, ट्रैक्टर और मशीनें डीजल इंजन से ही चलते हैं। उनके इस इंजन के बिना आज के व्यापार और दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। 1903 में सैमुअल लैंगली नाम के एक बड़े वैज्ञानिक ने अमेरिका की सरकार के पैसों से एक हवाई जहाज बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके जहाज की पहली उड़ान ही एक बड़े हादसे में बदल गई। इस घटना के सिर्फ 9 दिन बाद राइट ब्रदर्स ऑरविल और विल्बर राइट ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के सिर्फ अपनी लगन और मेहनत से दुनिया का पहला ऐसा हवाई जहाज उड़ाया जो इंसान के काबू में था। राइट ब्रदर्स पेशे से साइकिल बनाने वाले थे। उन्होंने सब कुछ एक साथ बनाने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाए। उन्होंने दूसरों से सीखा, पंछियों की उड़ानों को देखा और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले उन्होंने बिना इंजन वाला ग्लाइडर बनाया। जब उन्हें लगा कि ग्लाइडर सही तरीके से काम कर रहा है, तब उन्होंने उसमें इंजन लगाया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने यह तरीका खोजा कि हवा में जहाज को कैसे मोड़ा और संभाला जाता है। शुरुआत में किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में वे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। जेट इंजन की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यह एक साथ 2 अलग अलग देशों में 2 ऐसे लोगों द्वारा खोजा गया
जो एक दूसरे को नहीं जानते थे। इंग्लैंड में फ्रैंक व्हिटल और जर्मनी में हंस वान ओहेन ने लगभग एक ही समय 1930 के दशक में जेट इंजन के लिए पेटेंट दायर किया। उन दोनों को ही अपने अपने देश में शुरुआत में ज्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1939 में जर्मनी और 1941 में इंग्लैंड ने अपने अपने जेट जहाज हवा में उड़ाए। यह कहानी दिखाती है कि किसी भी बड़ी खोज का समय जब आ जाता है तो कई लोग एक साथ उस पर काम कर रहे होते हैं। बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस इंजन को और बेहतर बनाया, जिससे आज हम दुनिया के किसी भी कोने में घंटों में पहुंच जाते हैं। हवा में सफर करना आज जितना सुरक्षित है उतना पहले कभी नहीं था। 2017 में दुनिया भर में 3,70,00,000 कॉमर्शियल फ्लाइट्स भरी गईं, लेकिन एक भी यात्री की मौत नहीं हुई। इसकी तुलना 1990 के दशक से करें तो हर साल लगभग 1,000 लोग हवाई एक्सीडेंट्स में मरते थे। आज यह नंबर घटकर लगभग 60 रह गई है। 1970 में तो हालात और भी खराब थे। तब हवाई जहाज में मरने का खतरा आज के मुकाबले 50 टाइम्स ज्यादा था। आज अमेरिका में कार एक्सीडेंट में मरने की संभावना हवाई जहाज से 700 टाइम्स ज्यादा है। यह सुरक्षा किसी जादू से नहीं आई, यह कई छोटी छोटी कोशिशों और गलतियों से सीखने का नतीजा है। 1940 के दशक में अल्फोंस चापानिस ने देखा कि पायलट थकान की वजह से कई बार लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप का बटन दबा देते थे, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते थे। उन्होंने सलाह दी कि बटनों का साइज बदल दिया जाए, जिससे बहुत सी दुर्घटनाएं टलने लगीं। 1992 में एक एयरबस के क्रैश होने का कारण भी पायलट की छोटी सी गलती थी। उन्होंने मशीन में 3.3 डिग्री के बजाय 33 की गति डाल दी थी, क्योंकि दोनों का तरीका एक जैसा था। इन्हीं गलतियों से सीखकर आज पायलटों के लिए चेकलिस्ट और आपसी बातचीत यानी क्रॉस चेकिंग के कड़े रेगुलेशंस बनाए गए हैं। सुरक्षा के साथ साथ हवाई यात्रा बहुत सस्ती भी हुई है। 1967 में हर्ब कैलिहर नाम के एक व्यक्ति ने साउथ वेस्ट एयरलाइंस शुरू की। उस समय सरकार टिकटों के दाम तय करती थी और हवाई यात्रा बहुत महंगी थी। हर्ब ने इस एकाधिकार के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। उन्होंने हवाई यात्रा को इतना सस्ता बना दिया कि आम लोग भी सफर कर सकें। उन्होंने कम खर्च में अच्छी सेवा देने का नया तरीका अपनाया, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने फॉलो किया। आज आलू दुनिया की सबसे जरूरी सब्जियों में से एक है। यह अनाज से 3 गुना ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसे यूरोप में कोई नहीं जानता था। इसे अमेरिका के एंडीज पहाड़ों से स्पेन के लोग 1530 के दशक में यूरोप लाए थे। आलू को यूरोप में अपनी जगह बनाने में बहुत समय लगा। एक तो वहां के मौसम में इसकी फसल अच्छी नहीं होती थी, दूसरा लोगों के मन में इसे लेकर कई अंधविश्वास थे। इंग्लैंड के पुजारियों ने तो इसे खाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र नहीं था। कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने यह भी अफवाह फैला दी कि आलू खाने से कोढ़ की बीमारी होती है, क्योंकि यह कोढ़ से सड़ी उंगलियों जैसा दिखता है। 1748 में तो फ्रांस की संसद ने इसके खाने पर ही रोक लगा दी थी। लेकिन युद्ध और अकाल ने लोगों को आलू की अहमियत समझा दी। जब सेनाएं गेहूं और जौ की फसल बर्बाद कर देती थीं, तब जमीन के नीचे छिपा आलू ही लोगों को भूखमरी से बचाता था। फ्रांस में एंटोनी ऑगस्टीन पार्मेंटियर नाम के एक व्यक्ति ने आलू को मशहूर करने के लिए बहुत अनोखे तरीके अपनाए। उन्होंने एक खेत में आलू बोकर वहां गार्ड तैनात कर दिया। लोगों को लगा कि यह कोई बहुत कीमती चीज है और रात में जब गार्ड नहीं होते तो वे उसे चुराने लगे। उन्होंने राजा और रानी को भी आलू खाने के फायदे बताए, जिसके बाद फ्रांस के लोगों ने इसे अपना लिया। आलू ने आयरलैंड में एक बहुत बड़ी आबादी को पाला, लेकिन
1845 में इसमें एक भयानक बीमारी लग गई जिसे ब्लाइट कहते हैं, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई। इससे 10 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए और लाखों लोगों को देश छोड़ना पड़ा। आज आलू एक बार फिर नई खोज के दौर से गुजर रहा है। साइंस की मदद से अब आलू की ऐसी किस्में बनाई जा रही हैं जिनमें बीमारी नहीं लगती और किसानों को दवाओं का छिड़काव नहीं करना पड़ता। यह सब जेनेटिक मॉडिफिकेशन से मुमकिन हो पाया है। खेती के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से फसल को ताकत मिलती है। पुराने समय में किसान इसके लिए जानवरों का गोबर और यहाँ तक कि इंसान का पेशाब भी इस्तेमाल करते थे क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन होता था, लेकिन यह कभी भी काफी नहीं होता था। हवा में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, लेकिन यह इस तरह आपस में जुड़ा होता है कि पौधे इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, हवा की नाइट्रोजन को किसी ऐसी चीज में बदलना जिसे पौधे खा सकें। इसे ही हम आज की भाषा में खाद या फर्टिलाइजर कहते हैं। बहुत सालों तक लोगों को लगता था कि यह काम बिल्कुल नामुमकिन है। 19वीं सदी में दुनिया को पता चला कि साउथ अमेरिका के कुछ द्वीपों पर पक्षियों की बीट यानी बर्ड ड्रॉपिंग्स का बहुत बड़ा खजाना है जिसे गुआनो कहते थे। यह खाद से भरपूर था। पूरी दुनिया के लोग इसे पाने के लिए पागल हो गए। इसके बाद चिली के रेगिस्तान में एक और मिनरल मिला जो खाद और बारूद बनाने के काम आता था, लेकिन जल्द ही यह खजाने भी खत्म होने लगे। 1898 में विलियम क्रुक्स नाम के एक साइंटिस्ट ने चेतावनी दी कि अगर हमने फर्टिलाइजर बनाने का कोई नया तरीका नहीं खोजा तो 1930 तक पूरी दुनिया भूखमरी का शिकार हो जाएगी। इसी डर के कारण वैज्ञानिकों में होड़ लग गई। फ्रिट्ज हेबर नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक ने 1908 में एक बहुत बड़ी नई खोज की। उन्होंने हवा के नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का तरीका खोज निकाला। इसके लिए उन्होंने बहुत ऊंचे प्रेशर और कुछ खास तरह के मेटल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन हेबर का यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक लेबोरेटरी तक सीमित था। इसे पूरी दुनिया के लिए खाद के रूप में बदलने का काम कार्ल बॉश नाम के इंजीनियर ने किया। बॉश ने हेबर के विचार को एक बड़ी फैक्ट्री में बदल दिया। उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, लोहे से लेकर अलग अलग मशीनों के हिस्सों तक का इस्तेमाल किया और अंत में एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे बहुत सारा अमोनिया सस्ता और आसानी से बन सकता था। इस पूरे प्रोसेस को आज हेबर बॉश प्रोसेस कहा जाता है। इस खोज ने दुनिया को भूखमरी से बचा लिया। आज हम जो खाना खाते हैं उसमें से आधी नाइट्रोजन इसी प्रोसेस से आती है। अगर हेबर और बॉश ने यह नामुमकिन लगने वाला काम न किया होता तो आज दुनिया के पास खेती के लिए जमीन कम पड़ जाती और लोग भूख से मर रहे होते। आज कुछ वैज्ञानिक एक नए आइडिया पर भी काम कर रहे हैं। वे कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को पौधों के अंदर डाल रहे हैं जो खुद हवा से नाइट्रोजन ले सकते हैं। अगर यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल हो जाता है तो शायद हमें फ्यूचर में फैक्ट्री में खाद बनाने की जरूरत ही न पड़े। जब जर्मनी में कार्ल बॉश हवा से खाद बना रहे थे तब दुनिया के दूसरे कोने जापान में एक और बड़ी खोज हो रही थी। 1917 में जापान के एक रिसर्च स्टेशन पर किसी ने गेहूं की 2 अलग अलग किस्मों को आपस में मिलाया। इनमें से एक किस्म अमेरिका की थी और दूसरी जापान की, जिसे डारोमा कहा जाता था, जिसके पौधे बहुत छोटे होते थे। इस नए पौधे को बाद में नारेन टेन नाम दिया गया। इस किस्म के पौधे छोटे थे लेकिन इनसे अनाज बहुत ज्यादा मिलता था। 1945 में जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सेसिल सेलमैन नाम के एक अमेरिकी एक्सपर्ट जापान से गेहूं के बीज वापस अमेरिका ले गए। वहां ऑरविल वोगेल नाम के एक वैज्ञानिक थे। उनके सामने एक बड़ी समस्या थी।
नई खाद डालने पर गेहूं के पौधे इतने लंबे और भारी हो जाते थे कि वे हवा या बारिश में गिरकर सड़ जाते थे। वोगेल ने नारेन टिन का इस्तेमाल करके ऐसे पौधे बनाए जो छोटे और मजबूत थे। फिर नॉर्मैन बोरलॉग नाम के एक और वैज्ञानिक ने इन बीजों का इस्तेमाल मैक्सिको में किया। बोरलॉग ने इनमें कई सुधार किए जिससे ये पौधे बीमारियों से भी लड़ सकते थे और खाद डालने पर बहुत ज्यादा पैदावार देते थे। मैक्सिको में यह नया गेहूं बहुत सफल हुआ। इसके बाद यह गेहूं पाकिस्तान और भारत पहुंचा। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने बोरलॉग को बुलाया। शुरुआत में भारत के नेताओं और वैज्ञानिकों ने इस नए गेहूं का बहुत विरोध किया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि यह अमेरिका की कोई साजिश है। लेकिन जब अकाल का खतरा बढ़ा तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने ये बीज मंगवाए। नतीजे चमत्कारिक थे। कुछ ही सालों में दोनों देशों में अनाज का उत्पादन 2 गुना हो गया। इसे ही हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगर यह बौना गेहूं और नई खाद न होती तो करोड़ों लोग भूख से मर जाते। 1901 में जापान के एक बायोलॉजिस्ट ने रेशम के कीड़ों यानी सिल्क वॉर्म्स को मारने वाली एक बीमारी खोजी जिसका कारण एक बैक्टीरिया था। बाद में एक जर्मन वैज्ञानिक ने भी इस बैक्टीरिया की खोज की और इसे बैसिलस थुरिनजिनिस का छोटा नाम बीटी दिया। इस बैक्टीरिया में एक खास प्रोटीन होता है जो कीड़ों के पेट में जाकर उन्हें मार देता है, लेकिन यह इंसानों या जानवरों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। शुरुआत में लोग इस बैक्टीरिया को स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन यह महंगा था और बारिश में धुल जाता था। फिर 1980 के दशक में बेल्जियम के एक वैज्ञानिक मार्क वैन मोटेंगू ने एक नई तकनीक खोजी, बायोटेक्नोलॉजी, जिससे पौधों के अंदर किसी दूसरे जीव का जीन डाला जा सकता था। वैज्ञानिकों ने बीटी बैक्टीरिया का वह खास जीन निकालकर पौधों में डाल दिया और पौधा खुद ही कीड़ों को मारने वाला प्रोटीन बनाने लगा। इसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन या बीटी क्रॉप कहा गया। इस इनोवेशन ने खेतों में क्रांति ला दी। आज दुनिया के 90% कॉटन और 30% मक्का इसी तकनीक से उगाई जाती है। बीटी फसलों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को अब खेतों में खतरनाक केमिकल का छिड़काव नहीं करना पड़ता। इससे पर्यावरण, किसान और दूसरे छोटे छोटे फायदेमंद कीड़े मकोड़े सुरक्षित रहते हैं। यह कहानी दिखाती है कि कैसे 100 साल पहले खोजा गया एक बैक्टीरिया आज के समय की सबसे बड़ी और सुरक्षित खेती की खोज बन गया। विज्ञान में अक्सर बड़ी खोजों का क्रेडिट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी या बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है, लेकिन क्रिस्पर नाम की एक बहुत बड़ी जेनेटिक टेक्निक के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 2 अनजान से माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने की थी जो बिल्कुल ही अलग चीजों पर काम कर रहे थे। स्पेन में फ्रांसिस्को मोजिका नाम के एक वैज्ञानिक ने सॉल्ट वाटर में रहने वाले छोटे छोटे माइक्रोब्स के डीएनए को देखा। उन्होंने पाया कि इन जीवों के डीएनए में कुछ लेटर्स बार बार एक ही ऑर्डर में आ रहे हैं, जैसे कि किसी ने जानबूझकर कोई मैसेज छुपाया हो। मोजिका ने 10 साल तक इस अजीब पैटर्न पर काम किया। अंत में उन्हें पता चला कि यह पैटर्न असल में उन वायरस के रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने कभी इन जीवों पर हमला किया था। यह जीवों का अपना इम्यून सिस्टम था। उसी समय फ्रांस में फिलिप होवर्थ नाम के एक वैज्ञानिक जो दही और चीज बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते थे, बैक्टीरिया को बीमारियों से बचाने के तरीके खोज रहे थे। उन्होंने मोजिका की बात को सही साबित किया। उन्होंने बताया कि इस क्रिस्पर सिस्टम का काम वायरस को पहचान कर उसे काट देना है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर बैक्टीरिया अपने बचाव के लिए डीएनए को काट सकते हैं तो क्या इंसान भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी जीन को काट या जोड़ सकते हैं। यहीं से जीन एडिटिंग का जन्म हुआ। आज वैज्ञानिक क्रिस्पर की मदद से सुअरों को बीमारियों से बचा रहे हैं, गेहूं को फफूंद से बचा रहे हैं
और ऐसे आलू बना रहे हैं जो कटने के बाद काले नहीं पड़ते। यह तकनीक फ्यूचर में खेती और मेडिसिन दोनों में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। लेकिन यहां भी कुछ रुकावटें हैं। यूरोप की अदालत ने जीन एडिटिंग पर भी वैसे ही कड़े नियम लगा दिए हैं जैसे पुराने जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर लगे थे। इस कारण से यूरोप नई खोजों में अमेरिका और चीन से बहुत पीछे छूटता जा रहा है। 20वीं सदी में खेती में नई मशीनें, खाद और नई टेक्नोलॉजी आने से खेती की पैदावार बहुत बढ़ गई। इससे न सिर्फ दुनिया में भूखमरी खत्म हुई बल्कि नेचर को भी बहुत फायदा हुआ। इसे जमीन बचाना कहते हैं। 1960 से 2010 के बीच खेती के लिए जितनी जमीन की जरूरत थी वह 65% कम हो गई। अगर ऐसा न हुआ होता तो बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए दुनिया के सारे जंगल, पहाड़ और नदियां खेत में बदल दिए जाते। नई खोजों के कारण हम कम जमीन में ज्यादा अनाज उगा पा रहे हैं, जिससे जंगलों को कटने से बचाया जा सका है। आज दुनिया में पेड़ पौधों की संख्या बढ़ रही है। फ्यूचर में अगर हम जीन एडिटिंग और नई टेक्नोलॉजी की मदद से खेती को और बेहतर बना लें तो 2050 तक हम और भी कम जमीन में आज से 50% ज्यादा अनाज उगा सकेंगे। इससे हम अपनी धरती और इसके जीवों को और ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे। इंसान का फ्यूचर नई खोज में ही है, जो न सिर्फ हमें पेट भर खाना दे सकती है बल्कि हमारी धरती को भी बचा सकती है। आज हम जिस तरह से गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4 और उसमें जो 0 जो शून्य लगाते हैं वह दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खोजों में से एक है। 1202 में इटली के एक व्यापारी लियोनार्डो ऑफ पिसा, जिन्हें फिबोनाची के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यूरोप के लोगों को इन भारतीय नंबरों के बारे में बताया। फिबोनाची ने यह तरीका अरब के व्यापारियों से सीखा था जो खुद इसे भारत से लाए थे। इन भारतीय अंकों की 2 बहुत बड़ी खूबियां हैं। पहली, अंक कहाँ रखा गया है, जैसे 9 या 90, उससे उसकी कीमत तय होती है। दूसरी और सबसे बड़ी खूबी है 0 का होना, शून्य का होना। शून्य न सिर्फ कुछ नहीं को दर्शाता है बल्कि यह खुद में एक नंबर भी है जो बाकी नंबरों की कीमत बदल सकता है। यह आइडिया इतना नया था कि लोग हैरान रह गए। सोचिए, कोई बाजार में 0 मछली खरीदने तो नहीं जाता। 0 का सबसे पहला इस्तेमाल भारत में 1628 में मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने किया था। उन्होंने दुनिया को समझाया कि 0 को कैसे जोड़ा, घटाया या मल्टीप्लाई किया जाता है। मजे की बात यह है कि मय सभ्यता ने भी लगभग उसी समय 0 खोज लिया था, लेकिन उनका ज्ञान उनके साथ ही खत्म हो गया। आज हम दुनिया के किसी भी बड़े शहर में चलें तो हमें सीवेज या गंदे पानी की बदबू नहीं आती। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि पुराने जमाने में शहर बहुत बदबूदार होते थे। इस सफाई का बहुत बड़ा श्रेय एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की खोज को जाता है, टॉयलेट के नीचे लगा एस बैंड या यू बैंड पाइप। फ्लश वाला टॉयलेट 1596 में ही बन गया था, लेकिन वह फेमस नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि फ्लश करने के बाद पाइप से गंदी बदबू वापस घर में आ जाती थी। 1775 में एलेक्जेंडर कमिंग नाम के एक मैकेनिक ने पाइप को एस के आकार में मोड़ दिया। इससे थोड़ा सा साफ पानी हमेशा पाइप के मोड़ में रुका रहता था, जो एक सील की तरह काम करता था और बदबू को ऊपर आने से रोकता था। यह बहुत ही आसान सा उपाय था, लेकिन इसने टॉयलेट की दुनिया बदल दी। बाद में जोसेफ ब्रामा और थॉमस क्रैपर जैसे लोगों ने इसमें और भी छोटे छोटे बदलाव किए, जिससे यह पाइप और वॉल्व ज्यादा मजबूत और काम के बन गए। आज हम अपने घरों में बिना बदबू के जो
क्लीन टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं वह इन्हीं छोटी लेकिन बहुत जरूरी खोजों का नतीजा है। 1950 के दशक तक पानी के जहाजों से सामान भेजना बहुत महंगा और मुश्किल काम था। जहाज चाहे कितने भी बड़े और तेज हो गए हों, लेकिन बंदरगाहों पर सामान लादने और उतारने में हफ्तों लग जाते थे। सारा काम मजदूरों के हाथों से करना पड़ता था। सामान के अलग अलग आकार के बक्सों को जमीन में ठीक से रखना किसी कला से कम नहीं था। तभी एक आइडिया आया कि क्यों ना सामान को एक ही आकार के बड़े बक्सों यानी कंटेनरों में भरकर सीधा ट्रकों से जहाजों पर लाद दिया जाए। यह विचार कोई नया नहीं था, लेकिन पहले यह सफल नहीं था। इसे सफल बनाने का क्रेडिट मैल्कम मैकलीन को जाता है। मैकलीन कोई जहाज बनाने वाले नहीं, बल्कि एक साधारण ट्रक ड्राइवर से ट्रक कंपनी के मालिक बने थे। उन्होंने देखा कि ट्रकों को बंदरगाह पर बहुत समय बर्बाद करना पड़ता है। उन्होंने अपनी ट्रक कंपनी बेची और जहाज कंपनी खरीद ली। 1956 में उन्होंने एक पुराना तेल का जहाज खरीदा, उसे बदला और उसमें 58 कंटेनर लादकर पहली यात्रा की। जहां पहले 1 टन सामान लादने का खर्च लगभग $6 आता था, वहीं कंटेनर से यह खर्च सिर्फ 16 सेंट रह गया। हालांकि उनकी यह राह आसान नहीं थी। मजदूरों ने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि मशीनें आने से उनकी नौकरी चली जाएगी। मैकलीन को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनको सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब वियतनाम वार के दौरान अमेरिकी सेना को सामान पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी। मैकलीन ने सेना के लिए एक खास कंटेनर पोर्ट बनाया और उनकी सारी परेशानी हल कर दी। इसके बाद उन्होंने खाली कंटेनरों को जापान से भरकर अमेरिका लाना शुरू किया, जिससे एशिया के देशों का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। बाद में कंटेनरों का एक तय आकार स्टैंडर्डाइजेशन बनाया गया, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में उन्हें आसानी से ट्रकों, ट्रेनों और जहाजों पर रखा जा सके। मैकलीन ने अपनी जिंदगी में कई बार बहुत बड़ा रिस्क लिया। कभी उन्हें फायदा हुआ तो कभी भारी नुकसान। 2001 में जब उनका निधन हुआ तो दुनिया भर के जहाजों ने एक साथ सायरन बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज जो हम सस्ती चीजें इस्तेमाल कर पाते हैं, वह इसी कंटेनर नाम की एक बहुत ही साधारण सी खोज का, लो टेक इनोवेशन का नतीजा है। आज हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पहियों वाला सूटकेस एक आम बात है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंसान चांद पर पहले पहुंच गया और सूटकेस में पहिए बहुत बाद में लगे। 1970 में अमेरिका के बर्नार्ड सैडू ने अपनी पत्नी के साथ छुट्टी से लौटते समय भारी बैग उठाए हुए थे। तभी उन्होंने एक मजदूर को ट्रॉली पर भारी सामान ले जाते देखा। सैडू ने घर आकर एक सूटकेस में पहिए लगाए और 1972 में इसका पेटेंट करवाया, लेकिन शुरुआत में इसे किसी ने नहीं खरीदा। दुकानदारों ने कहा कि पहियों से सूटकेस भारी हो जाएगा और वैसे भी कुली तो होते ही हैं। लोगों को लगा कि बैग खींचना कमजोरी की निशानी है। लेकिन 1970 के दशक में जैसे जैसे हवाई यात्रा बढ़ने लगी और लोगों को बड़े हवाई अड्डों में ज्यादा चलना पड़ा, इसकी जरूरत महसूस होने लगी। बाद में 1987 में एक पायलट रॉबर्ट प्लेथ ने इस डिजाइन को बदल दिया। उन्होंने 2 पहिए और एक लंबी हैंडल वाला रोला बोर्ड बनाया, जिसे झुकाकर खींचा जा सकता था। यह डिजाइन इतना मशहूर हुआ कि आज दुनिया भर में इसका इस्तेमाल होता है। यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी कोई नई खोज तब तक सफल नहीं होती जब तक दुनिया उसके लिए तैयार न हो। रेस्टोरेंट का व्यापार ऐसा है जहां हर दिन कुछ नया करना पड़ता है। अगर आप नया नहीं करेंगे तो आपका व्यापार बंद हो जाएगा। पिछले 50 सालों में खाने की दुनिया में बहुत बदलाव आए हैं। पहले लोग सिर्फ कुछ ही तरह का खाना जानते थे,
लेकिन आज पूरी दुनिया का खाना इटालियन, चाइनीज, इंडियन हर जगह मिल जाता है। कुछ रेस्टोरेंट खाने के नए तरीके खोजने के लिए साइंस का इस्तेमाल करते हैं। वे पुरानी चीजों को एक नए तरीके से मिलाते हैं। जैसे डेनमार्क का नोमा रेस्टोरेंट अपने इलाके की जड़ी बूटियों को मांस के साथ मिलाकर नए स्वाद बनाता है। स्पेन के एल बुली जैसे रेस्टोरेंट सर्दियों में बंद रहते हैं ताकि वे अगले साल के लिए नई रेसिपी खोज सकें। लेकिन खाने में नयापन सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है। मैकडॉनल्ड्स की सफलता इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने कोई नया खाना नहीं बनाया, बल्कि खाना बनाने और बेचने का एक तेज और सस्ता तरीका खोजा, जिसे पूरी दुनिया में फैलाया गया। इंटरनेट के आने के बाद एक नई तरह की इकोनॉमी शुरू हुई, जिसे शेयरिंग इकोनॉमी कहते हैं। उबेर, एयरबीएनबी जैसी कंपनियां इसी का हिस्सा हैं। यह कोई नई टेक्निक नहीं है, कोई हाई टेक नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराना आइडिया है। अगर आपके पास कोई चीज फालतू है तो उसे दूसरों को देकर पैसे कमाइए। 2008 में शुरू हुई एयरबीएनबी आज दुनिया भर में लाखों कमरों को किराए पर दे रही है। इससे उन लोगों की कमाई हो रही है जिनके घरों में खाली कमरे थे, और यात्रियों को सस्ते कमरे मिल रहे हैं। इसी तरह कार शेयरिंग का भी आइडिया है, क्योंकि हमारी कारें 95% समय खड़ी रहती हैं, तो क्यों न उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। यह एक साधारण और पुरानी खोज है, लो टेक इनोवेशन, जिसने इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया है और रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करना सिखाया है। 1832 में अटलांटिक सागर पार करते समय एक समुद्री जहाज पर दो यात्रियों के बीच एक बहुत बड़ी बातचीत हुई। एक थे चार्ल्स जैक्सन, जो एक वैज्ञानिक थे, और दूसरे थे सैमुअल मोर्स, जो एक मशहूर पेंटर थे। बातचीत के दौरान जैक्सन ने बताया कि बिजली को एक लंबे तार के जरिए बहुत तेजी से भेजा जा सकता है। मोर्स के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, अगर ऐसा है तो क्या हम तार के दूसरे सिरे पर बिजली भेजकर कोई मैसेज नहीं भेज सकते? मोर्स ने इस आइडिया को सच कर दिखाया। उन्होंने सालों की मेहनत और एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1838 में एक तार के जरिए अपना पहला संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने एक खास कोड, एक मोर्स कोड का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसा कि ज्यादातर नई खोजों के साथ होता है, जैक्सन ने बाद में दावा किया कि यह उनका विचार था और मोर्स को अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। मोर्स का असली कमाल उनका इन्वेंशन नहीं, बल्कि उनकी जिद थी, उनकी डिटर्मिनेशन। उन्होंने सरकार, अदालतों और बेईमान साथियों से लड़कर टेलीग्राफ को आम लोगों तक पहुंचाया। मई 1844 में जब वॉशिंगटन से बाल्टीमोर तक पहला संदेश भेजा गया कि ईश्वर ने क्या बनाया है, तो दूरी का अंत हो गया। टेलीग्राफ ने महीनों का काम सेकंडों में कर दिया। इसे खोजने आगे चलकर टेलीफोन की नींव रखी, जिसके लिए भी कई इन्वेंटर्स के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। टेलीग्राफ के बाद बिना तारों के संदेश भेजने की बारी आई, वायरलेस मैसेज की। गुग्लियमो मार्कोनी ने इसे सच कर दिखाया। वे एक अमीर परिवार से थे और साइंस में बहुत रुचि रखते थे। 1888 में जब हेनरिक हर्ट्ज ने साबित किया कि बिना तारों के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हवा में ट्रेवल कर सकती हैं, तो मार्कोनी ने सोचा कि क्यों न इसका इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए किया जाए। 1895 में सिर्फ 22 इयर्स की उम्र में मार्कोनी ने अपने घर के पास एक पहाड़ी के आर पार मैसेज भेजने में सफलता पाई। वे तुरंत लंदन गए और अपनी इस खोज का पेटेंट करवाया। मार्कोनी से पहले भी कई लोगों ने इस तरह की वेव्स को खोजने का दावा किया था, लेकिन मार्कोनी ने अलग अलग ट्रायल और एरर से एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सच में काम करता था। 1899 में उन्होंने इंग्लिश चैनल के पार और 1902 में
अटलांटिक सागर के पार संदेश भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया। बाद में रेडियो ने आवाज को दूर तक पहुंचाना पॉसिबल किया, लेकिन रेडियो का एक बुरा पहलू भी सामने आया। 1930 के दशक में हिटलर जैसे तानाशाहों ने अपने नफरत भरे भाषणों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए रेडियो का सहारा लिया, जिससे समाज में बहुत दरार आई। मार्कोनी ने खुद अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में सोचा कि क्या उन्होंने दुनिया का भला किया है या कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बाद में जब टीवी आया तो उन्होंने समाज को फिर से जोड़ने का काम किया, लेकिन आज का सोशल मीडिया फिर से शुरुआती रेडियो की तरह लोगों को बांटने का काम कर रहा है। भाप के इंजन यानी स्टीम इंजन की तरह ही कंप्यूटर का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने किसी एक दिन नहीं किया। यह एक ऐसा सफर था जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कंप्यूटर को सिर्फ एक कैलकुलेटर से अलग बनाने के लिए उसमें 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। वह डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, उसे प्रोग्राम किया जा सके और वह किसी भी काम को करने में सक्षम हो, जनरल पर्पस हो। इतिहासकार वॉल्टर आइजैक्सन के अनुसार 1945 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बना इनिएक पहला ऐसा मशीन था जिसमें ये सारी खूबियां थी। यह मशीन एक छोटे घर के बराबर थी और इसका वजन 30 टन था। इसे बनाने का क्रेडिट 3 लोगों को जाता है, जॉन माउचली, प्रिस्पर एकर्ट और हरमन गोल्डस्टीन। लेकिन इनिएक के पेटेंट को लेकर बाद में बहुत कानूनी लड़ाई हुई और एक जज ने फैसला सुनाया कि माउचली ने इसका आइडिया एक दूसरे इंजीनियर जॉन विंसेंट एटानासोव से चुराया था। सबसे पहले ब्रिटेन में कोलोसोस नाम का एक कंप्यूटर बना था जिसका इस्तेमाल जर्मन कोड को तोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन इसे सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे आम काम करने वाला यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं कह सकते। शायद हमें किसी एक मशीन से ज्यादा उस विचार की तारीफ करनी चाहिए जिसने कंप्यूटर को जन्म दिया। 1937 में एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने साबित किया कि एक ऐसी मशीन बन सकती है जो कोई भी लॉजिकल काम कर सके। इसके बाद जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर के डिजाइन पर एक बहुत जरूरी पेपर लिखा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर का प्रोग्राम उसकी मेमोरी में सेव होना चाहिए जिससे उसे बार बार प्रोग्राम करने में समय न बर्बाद हो। आज के लगभग सभी कंप्यूटर इसी तरीके पर काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कंप्यूटर के शुरुआती प्रोग्रामर औरतें थीं। ग्रेस हॉपर और जीन जेनिंग्स जैसी महिलाओं ने प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर के विकास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उस समय पुरुषों को लगता था कि मशीन को प्रोग्राम करना एक छोटा और उबाऊ काम है, इसलिए उन्होंने यह काम औरतों को दे दिया। 1950 से 2000 के बीच कंप्यूटर के इवोल्यूशन को समझने के लिए गार्डन मूर की कहानी जानना जरूरी है। वह सिलिकॉन वैली के बहुत शांत और सीधे साधे इंसान थे जो झगड़ों से दूर रहते थे। मूर ने इंटेल कंपनी की स्थापना में मदद की। 1965 में मूर ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर चिप यानी माइक्रोचिप पर लगने वाले पुर्जों यानी ट्रांजिस्टर्स की संख्या हर 1 या 2 साल में दोगुनी हो जाएगी और उनकी कीमत कम होती जाएगी। इसे ही मूर्स लॉ या मूर का नियम कहा गया। मूर की यह बात सच साबित हुई। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे होते गए, कंप्यूटर तेज, सस्ते और ज्यादा भरोसेमंद होते गए। आज के समय में ये ट्रांजिस्टर इतने छोटे हो गए हैं कि एक चिप में अरबों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मूर का यह नियम बिना किसी अचानक बड़ी खोज के लगातार 50 सालों तक चलता रहा। यह किसी चमत्कार से नहीं बल्कि इंजीनियरों की लगातार मेहनत और एक के बाद एक छोटे इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट से, छोटे सुधारों से मुमकिन हुआ। आज यह नियम अपनी सीमा यानी
एटॉमिक लिमिट तक पहुंच गया है, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर को और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर की दुनिया सिर्फ एक मशीन या सिलिकॉन चिप से नहीं बनी। इसके लिए नए सॉफ्टवेयर और नए यूसेज भी जरूरी हैं। 1960 और 1970 के दशक में जैसे कारों के लिए पेट्रोल जरूरी था, वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के लिए जरूरी बन गए। इसी समय कैलिफोर्निया में एक जगह जिसे सिलिकॉन वैली कहा गया, इस नई दुनिया का केंद्र बन गई। सिलिकॉन वैली की सफलता का कारण वहां की खुली और बराबरी वाली सोच थी। वहां बॉस और कर्मचारियों के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता था और विचारों का खुला आदान प्रदान था। हर कुछ महीनों में कोई न कोई नई खोज आ जाती थी, जैसे 1971 में माइक्रो प्रोसेसर, 1972 में वीडियो गेम, 1975 में पहला एप्पल कंप्यूटर, 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब और इसी तरह अनगिनत चीजें। मजे की बात यह है कि इस दौर में कोई भी नया प्रयोग ट्रायल और एरर कर सकता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार सस्ती और तेज हो रही थी। लेकिन कई बड़े लोग इस बदलाव को समझ नहीं पाए। जैसे 1943 में IBM के बॉस ने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 5 कंप्यूटरों की जरूरत है, और 1981 में मोटरोला के एक अधिकारी ने कहा था कि मोबाइल फोन कभी भी आम टेलीफोन की जगह नहीं ले पाएंगे। आज हम इंटरनेट पर कुछ भी खोजना हो तो सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम आज की जिंदगी सोच भी नहीं सकते। लेकिन इंटरनेट के शुरुआती दिनों में किसी ने नहीं सोचा था कि हम इस तरह से जानकारी खोजेंगे। 1990 के दशक में आर्ची और याहू जैसे सर्च इंजन आए, लेकिन असली बदलाव तब आया जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने गूगल बनाया। शुरुआत में उनका इरादा सर्च इंजन बनाने का नहीं था। वे तो बस इंटरनेट के पेजों की रैंकिंग करना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे इंटरनेट पर जो पेज सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाते हैं, वे सबसे ऊपर आते थे। गूगल की इसी आसान और सटीक खोज ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बना दिया। सर्च इंजन की तरह ही सोशल मीडिया भी अचानक से आया। 1990 के दशक में कई लोगों को लगता था कि इंटरनेट इंसानों को एंटी सोशल या असामाजिक बना देगा और लोग सिर्फ अपने कमरों में बंद होकर गेम खेलेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। 2004 में हार्वर्ड के छात्र मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया और कुछ ही सालों में पूरी दुनिया आपस में जुड़ गई। हालांकि सोशल मीडिया ने दुनिया को सिर्फ जोड़ा ही नहीं, बल्कि कई बार बांटा भी है। शुरुआत में लोगों को लगता था कि इससे दुनिया भर के लोग एक दूसरे को समझेंगे, लेकिन बाद में फेसबुक और गूगल ने हमारी पसंद के हिसाब से हमें खबरें और जानकारी दिखाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि हम सिर्फ वही चीजें देखने लगे जो हमें पसंद हैं। हम उन लोगों से दूर हो गए जिनकी सोच हमसे अलग है। इसी को फिल्टर बबल कहते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में नफरत और दूरियां भी बढ़ी हैं। यह कोई नई बात नहीं है। 1450 में जब जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, तब भी छपी हुई किताबों के कारण समाज में बहुत से विवाद और युद्ध हुए थे। लेकिन उसी प्रिंटिंग प्रेस ने दुनिया में ज्ञान का प्रकाश या एनलाइटनमेंट भी फैलाया। ठीक उसी तरह आज का सोशल मीडिया और इंटरनेट भी हमारे समाज को बदल रहा है, जिसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI दुनिया की सबसे नई और चर्चित टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका विचार कोई नया नहीं है। 1956 में, यानी 60 साल से भी ज्यादा पहले, जॉन मैकार्थी और मार्विन मिन्स्की ने एक कॉन्फ्रेंस में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्हें लगा था कि अगर कुछ वैज्ञानिक मिलकर काम करें तो वे जल्दी ही ऐसी मशीनें बना लेंगे जो इंसानों की तरह सोच सकेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कई दशकों तक यह सिर्फ एक सपना ही बना रहा। समस्या यह है कि जब कोई मशीन कोई समझदारी का काम करती है
तो हम उसे सिर्फ एक एल्गोरिदम मानकर उसकी इंटेलिजेंस को खारिज कर देते हैं। 1997 में जब IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू ने चेस के विश्व चैंपियन को हराया था, तो लोगों ने कहा था कि यह सिर्फ तेज कैलकुलेशन का नतीजा है, क्योंकि मशीन सोच या महसूस नहीं कर सकती। लेकिन 2016 में एक बड़ा बदलाव आया। डीप माइंड नाम की एक कंपनी के प्रोग्राम अल्फागो ने गो नाम के खेल में विश्व चैंपियन को हरा दिया। गो इतना मुश्किल खेल है कि इसे सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं जीता जा सकता। अल्फागो की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसने खुद खेलना सीखा, मशीन लर्निंग की। उसे खेल के नियम नहीं बताए गए थे। उसने हजारों खेलों को देखकर खुद नियम समझे। उसने ऐसी चालें चली जो इंसानों की समझ से बाहर थीं। यह AI के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब हम मशीनों को कुछ सिखाने की बजाय उन्हें खुद सीखने के लिए छोड़ देते हैं। यह 3 चीजों से पॉसिबल हुआ: नए सॉफ्टवेयर, नए हार्डवेयर और बहुत सारा डेटा। नए सॉफ्टवेयर के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया गया, जो मशीनों को खुद गलतियां करके सीखने में मदद करते हैं। नया हार्डवेयर वीडियो गेम बनाने वाली कंपनियों से आया। उन्हें बहुत सारे रंगों और शेप्स को एक साथ दिखाने के लिए जिस GPU की जरूरत थी, वह AI को एक साथ बहुत सारे डेटा को पढ़ने में मददगार साबित हुई। आज मशीनें मेडिकल रिपोर्ट देखकर बीमारी पकड़ने लगी हैं, जो एक डॉक्टर को करने में बहुत समय लगता है। हालांकि अभी भी AI को इंसानों का पूरी तरह भरोसा जीतने में समय लगेगा, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि मशीन कोई फैसला क्यों ले रही है। फिलहाल के लिए AI इंसानों की जगह लेने के बजाय उनकी मदद करने के लिए ज्यादा काम आएगा। अगर हम 10,000 साल पीछे जाएं, तो दुनिया बहुत धीरे धीरे बदल रही थी। लेकिन उसी समय इंसान ने सबसे बड़ा बदलाव किया, सबसे बड़ा इनोवेशन, जो थी खेती यानी फार्मिंग। खेती ने इंसानों को शिकारी से बदलकर एक जगह बसने वाले और जमीन का इस्तेमाल करने वाले लोगों में बदल दिया। खेती भी किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं थी। दुनिया के कम से कम 6 अलग अलग हिस्सों में, जैसे चीन, अफ्रीका, अमेरिका, लोगों ने एक ही समय में खेती करना शुरू किया, वह भी बिना एक दूसरे से सीखे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय धरती का मौसम, धरती का क्लाइमेट बदल रहा था। 12,000 साल पहले तक दुनिया एक बड़े हिमयुग में थी, आइस एज में थी। दुनिया बहुत ठंडी और सूखी थी, जिससे पौधों के लिए उगना मुश्किल था। उस समय इंसान जानवरों का शिकार करके गुजारा करते थे। लेकिन जब मौसम गर्म और स्टेबल हुआ, तो दुनिया के कई हिस्सों में पौधों का उगना आसान हो गया। खेती भी धीरे धीरे होने वाला बदलाव था। शुरुआत में लोगों ने बीज बचाकर नम जमीन पर फेंके होंगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अच्छे बीज चुनना शुरू किया। मजे की बात यह है कि खेती की शुरुआत मजबूरी में नहीं, बल्कि तब हुई जब मौसम अच्छा था और खाना आसानी से मिल रहा था। खेती की वजह से लोगों ने एक जगह बसना शुरू किया, जिससे आबादी तेजी से बढ़ी। खेती ने न सिर्फ फसलों और जानवरों को बदला, बल्कि इंसानों के जीन में भी बदलाव किया। एग्जाम्पल के लिए, जब इंसानों ने गायों को पालना और उनका दूध पीना शुरू किया, तो बहुत से एडल्ट्स को दूध पचने में मुश्किल होती थी, क्योंकि बचपन के बाद उनके शरीर में दूध पचाने वाला जीन काम करना बंद कर देता था, लैक्टेज जीन। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों के जीन्स में बदलाव हुए, जिससे वे जीवन भर दूध पचा सकते थे। उन लोगों को दूध से ज्यादा न्यूट्रिशन मिला और उनकी पीढ़ी आगे बढ़ी। आज दुनिया के कई हिस्सों में लोग बिना किसी परेशानी के दूध पी सकते हैं। यह साफ दिखाता है कि इंसान की नई खोजों ने खुद इंसान के शरीर यानी जीन्स को भी बदल दिया है। खेती की शुरुआत से बहुत पहले इंसानों ने अपनी सबसे बड़ी खोज की थी, जो कि कुत्ता या डॉग था। यह पहला जानवर था जिसे इंसानों ने पाला और अपने साथ शिकार पर ले जाना शुरू किया।
वैज्ञानिकों ने डीएनए से पता लगाया है कि आज से 20,000 से 40,000 साल पहले कुत्ते यूरेशिया के भेड़ियों से अलग हुए थे। यह कोई सोची समझी खोज नहीं थी। शायद कुछ भेड़िए खाने की तलाश में इंसानों के शिविरों यानी कैंप्स के पास जाने लगे। जो भेड़िए शांत और फ्रेंडली थे, इंसानों ने उन्हें अपने पास रहने दिया। इसे समझने के लिए साइबेरिया में एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ था। दमित्री बेलियाएव नाम के एक वैज्ञानिक ने लोमड़ियों पर यह एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सिर्फ उन लोमड़ियों को चुना जो इंसानों से डरती नहीं थी और जिन्हें गुस्सा कम आता था। कुछ जनरेशन के बाद लोमड़ियां बिल्कुल कुत्तों जैसी हो गई। उनके कान लटक गए, पूंछ मुड़ गई और माथे पर सफेद दाग आ गए। इसे पालतू बनने का लक्षण या डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हम भी चिंपैंजी जैसे जानवरों के मुकाबले बहुत शांत हैं और हमें अचानक गुस्सा नहीं आता। पिछले 20,000 सालों में हमारे दिमाग का साइज भी 20% छोटा हुआ है, बिल्कुल पालतू जानवरों की तरह। यानी साथ रहने और बस्तियां बसाने के लिए हमने अनजाने में खुद को भी पालतू बना लिया है। पत्थर के औजार बनाने की शुरुआत लगभग 20 लाख साल पहले हुई थी, लेकिन लाखों सालों तक इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यह पंछियों के घोंसले बनाने जैसा था, जो एक जन्मजात आदत थी, कोई नई खोज नहीं। असली नई खोज आज से लगभग 1,60,000 साल पहले अफ्रीका में शुरू हुई। साउथ अफ्रीका के पिनेकल पॉइंट नाम की जगह पर लोगों ने आग से पत्थर को कड़ा करना और छोटे तेज औजार बनाना शुरू किया। ऐसा वहीं क्यों हुआ? क्योंकि वहां समुद्र के किनारे बहुत सारा खाना आसानी से मिल जाता था। जब खाना भरपूर मात्रा में मिलता है, अबंडेंस में मिलता है, तो लोगों को खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता। वे एक जगह बसने लगते हैं। जब लोग एक साथ बड़ी संख्या में रहते हैं तो उन्हें नई चीजें सोचने और बनाने का समय मिलता है। नई खोज हमेशा बड़ी आबादी और लोगों के आपसी तालमेल से होती है। इसका सबसे बड़ा सबूत तस्मानिया है। 10,000 साल पहले जब समुद्र का लेवल बढ़ा और तस्मानिया के लोग बाकी दुनिया से कट गए तो उनकी आबादी सिर्फ 4,000 रह गई। नई खोज तो दूर, वे अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी भी भूल गए। उन्होंने हड्डी के औजार और कपड़े बनाना छोड़ दिया क्योंकि छोटे ग्रुप में स्किल्स आगे नहीं बढ़ पाता। इससे एक बात साफ होती है कि नई खोज, इनोवेशन किसी एक तेज दिमाग का कमाल नहीं है। यह लोगों के आपस में मिलने, व्यापार करने और एक दूसरे के विचार बांटने यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज से होती है। यह एक कलेक्टिव ब्रेन का काम है। नई खोज हमेशा लोगों के दिमागों के बीच होती है, न कि किसी एक दिमाग के अंदर। आग सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि इसने इंसानों के शरीर को भी बदल दिया। इंसानों का शरीर कच्चे खाने के लिए नहीं बना है। हमारा पेट पका हुआ खाना ही पचा सकता है। अगर कोई इंसान सिर्फ कच्चा खाना खाए तो उसका वजन कम होने लगेगा और शरीर में कमजोरी आ जाएगी। यह बहुत अजीब बात है, क्योंकि बाकी जानवर और पालतू जानवर कच्चा खाना आसानी से पचा लेते हैं। दुनिया के हर हिस्से में लोग खाना पकाकर खाते हैं। खाना पकाने से खाना पचकर तैयार हो जाता है, जिससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। खाना पकाने से ही हमारे दांत छोटे हो गए हैं और हमारा पेट दूसरे जानवरों के मुकाबले आधा रह गया है। छोटे पेट की वजह से जो एनर्जी बचती है वह हमारे दिमाग के विकास में काम आती है। इसीलिए जब इंसानों ने आग पर खाना पकाना शुरू किया तो उनका दिमाग तेजी से बढ़ने लगा। यह फायर ही थी, यह आग ही थी जिसने इंसानों को सबसे अलग बनाया। अगर हम धरती पर सबसे पहली खोज की बात करें तो वह जीवन ही है, वह लाइफ ही है। 4 अरब साल पहले, 4 बिलियन साल पहले, जब धरती पर कोई जीव नहीं था, तब केमिकल्स के मिलने से पहला जीवन शुरू हुआ। यह भी एनर्जी का ही खेल था, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर या इंजन काम करता है।
हमारे शरीर की हर सेल के अंदर एनर्जी बनाने का एक तरीका होता है। जब यह तरीका रुक जाता है तो उसे हम मौत कहते हैं। जीवन की शुरुआत भी शायद समुद्र के अंदर गर्म पानी के स्रोतों में हुई होगी, जहां अलग अलग केमिकल्स के मिलने से पहला जीव बना होगा। यह भी एक धीरे धीरे होने वाला बदलाव था, एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसे किसी ने प्लान नहीं किया था। चाहे वह आग हो, कंप्यूटर हो या हवाई जहाज, कोई भी नई खोज अचानक एक दिन में नहीं होती। यह कई लोगों की मेहनत, गलतियों और धीरे धीरे होने वाले बदलावों का नतीजा होती है। राइट ब्रदर्स ने भी एक दिन में हवाई जहाज नहीं बनाया था। उन्होंने कई सालों तक छोटे छोटे बदलाव किए और गलतियों से सीखा। इसी तरह बीमारियों से लड़ने के लिए ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जैसी दवाइयां भी कई सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद सफल हुईं। आविष्कार यानी इन्वेंशन का मतलब है कोई नया विचार, कोई नया आइडिया या चीज खोजना, जबकि नई खोज यानी इनोवेशन का मतलब है उस विचार, उस आइडिया को इतना सस्ता और आसान बनाना कि आम लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। मशहूर इकोनॉमिस्ट जोसेफ शूमपीटर ने 1940 में कहा था कि अमीरों के लिए सिल्क की जुराबें बनाना कैपिटलिज्म की असली कामयाबी नहीं है, बल्कि गरीब कारखाने में काम करने वाली लड़की को सस्ती जुराबें मुहैया कराना असली कामयाबी है। थॉमस एडिसन का बल्ब हो या हेनरी फोर्ड की कार, इन सब ने पहले से मौजूद इन्वेंशंस को आम लोगों के लिए सस्ता और अफोर्डेबल बनाकर दुनिया बदली है। 1990 के दशक में मोबाइल फोन के अचानक मशहूर होने का कारण कोई नया साइंस नहीं था, बल्कि उनकी कीमत का तेजी से गिरना था। सेरेंडिपिटी का मतलब है कोई ऐसी अच्छी चीज ढूंढ लेना जिसकी आप तलाश नहीं कर रहे थे। याहू और गूगल के फाउंडर्स ने सर्च इंजन बनाने की नहीं सोची थी। इंस्टाग्राम बनाने वाले गेमिंग ऐप बना रहे थे। ट्विटर की शुरुआत पॉडकास्ट खोजने के लिए हुई थी। ड्यू पॉइंट कंपनी में रॉय प्लंकेट 1938 में फ्रिज की गैस पर काम कर रहे थे। एक दिन एक सिलेंडर से गैस की जगह सफेद पाउडर पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन या PTFE निकला, जो गर्मी सह सकता था और चिपकता नहीं था। प्लंकेट ने इसे बेकार मानकर फेंकने के बजाय इसकी खूबी पहचानी। इसी से आगे चलकर नॉन स्टिक पैन और चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़े बने। ऐसे ही 1968 में 3M कंपनी के स्पेंसर सिल्वर ने एक ऐसा गोंद बनाया, एक ऐसा ग्लू जो बहुत कमजोर था। 5 साल बाद उनके एक साथी ने इस गोंद का इस्तेमाल किताब में पर्चियां चिपकाने के लिए किया। ऐसे ही पोस्ट इट नोट का जन्म हुआ। जेनेटिक्स की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एलेक जेफ्रीज 1984 में बीमारियों को पकड़ने के लिए DNA की जांच कर रहे थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि हर इंसान का DNA बिल्कुल अलग होता है। इसके कुछ महीनों बाद ही इस तकनीक DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल एक बेगुनाह को बचाने और एक कातिल को पकड़ने में हुआ, जिसने पुलिस और न्याय व्यवस्था की दुनिया बदल दी। कोई भी नई चीज एकदम नई नहीं होती, वह पुरानी चीजों का ही मिला जुला रूप होती है, कॉम्बिनेशन होती है। जैसे आपके हाथ में जो फोन है वह कई पुरानी टेक्नोलॉजीज और आइडियाज को मिलाकर बना है। यहाँ तक कि एक चाय का कप भी मिट्टी पकाने, रंग चढ़ाने और हैंडल लगाने जैसी पुरानी टेक्नोलॉजीज का जोड़ है। बायोलॉजी में भी यही होता है। जब माता पिता के जीन्स मिलते हैं तो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, जिससे इवोल्यूशन होता है। मानव इतिहास में भी जब अलग अलग जगहों के लोग मिलते हैं और व्यापार करते हैं तो नए आइडियाज जन्म लेते हैं। इसी वजह से कैलिफोर्निया या रेनेसांस काल के इटली में नई खोजें फली फूली, जबकि कटे हुए और अलग थलग रहने वाले समाजों में ऐसा नहीं हुआ। नई खोज में गलतियां करना, ट्रायल और एरर बहुत जरूरी है। शुरुआती रेलवे या इंटरनेट के दौर में कई लोग
बैंकरप्ट हो गए थे। थॉमस एडिसन ने बल्ब का सही तार खोजने के लिए 6000 अलग अलग चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। खेलकूद में भी यही होता है। 1968 के ओलंपिक में डिक फॉसबरी ने हाई जंप मारने का एक नया तरीका खोजा जिसमें वे अपनी पीठ के बल छलांग लगाते थे। उन्होंने यह कोई साइंटिफिक डिजाइन सोचकर नहीं किया था, बल्कि महीनों तक गलतियां कर करके यह नया टेक्निक ईजाद किया। इसलिए नई खोज के लिए ऐसे समाज की जरूरत होती है जहां गलतियां करने की छूट हो। अमेरिका में जो लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं उनके लिए बैंकरप्सी के आसान कानून हैं जो उन्हें दोबारा कोशिश करने का मौका देते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में इतनी सारी नई खोजें होती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई महान व्यक्ति अकेले ही किसी नई चीज का इन्वेंशन कर लेता है, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी नई खोज अकेले नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि एक साधारण सी पेंसिल बनाने में भी कई लोगों का हाथ होता है। कोई पेड़ काटता है, कोई ग्रेफाइट निकालता है और कोई कारखाने में काम करता है। कोई एक इंसान अकेले पेंसिल नहीं बना सकता। यही बात हर नई खोज पर लागू होती है। एक व्यक्ति कोई नई मशीन बनाता है, दूसरा उसे बनाने का तरीका खोजता है और तीसरा उसे इतना सस्ता बनाता है कि आम लोग उसे खरीद सकें। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो या ग्रीन रिवॉल्यूशन, हर बड़ी कामयाबी कई लोगों के आइडियाज और मेहनत को एक साथ मिलाने का ही नतीजा रही है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही चीज की खोज अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने लगभग एक ही समय पर की। जैसे थर्मामीटर को 6 अलग अलग लोगों ने खोजा और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को 5 लोगों ने। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन तो 21 लोगों ने एक साथ किया था। इसका मतलब है कि जब किसी टेक्नोलॉजी का समय आ जाता है तो वह खोज ली जाती है, चाहे उसे खोजने वाला कोई भी हो। अगर थॉमस एडिसन बल्ब नहीं बनाते तो कोई और बना लेता, लेकिन इस बात से उन इन्वेंटर्स की महानता कम नहीं होती। अरबों लोगों में से सबसे पहले किसी नई चीज को खोजना बहुत बड़ी बात है। भले ही नई खोज का होना तय है, लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वह कब और कैसे होगी। 1970 के दशक में कंप्यूटर बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के मालिक ने कहा था कि किसी को भी अपने घर में कंप्यूटर की जरूरत नहीं होगी। 2007 में माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने कहा था कि आईफोन कभी सफल नहीं होगा। इसी तरह हमारा का नियम कहता है कि हम शुरुआत में किसी नई टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वह पूरी नहीं होती तो निराश हो जाते हैं। लेकिन 15-20 साल बाद वही टेक्नोलॉजी दुनिया को हमारी सोच से भी ज्यादा बदल देती है। इंटरनेट के साथ भी ऐसा ही हुआ था और शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्राइवरलेस कारों के साथ भी ऐसा ही होगा। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े एम्पायर्स नई खोजों के मामले में हमेशा पीछे रहे हैं। जब सत्ता एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो नए विचारों को दबा दिया जाता है। इसके अपोजिट, जब कोई देश या इलाका छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है तो वहां नई खोजें ज्यादा होती हैं। जैसे 1400 के दशक में यूरोप कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इसलिए जब वहां प्रिंटिंग प्रेस आई तो उसका खूब इस्तेमाल हुआ। अगर किसी एक राज्य ने उसे रोका तो दूसरे ने अपना लिया। वहीं ओटोमन एम्पायर ने 300 सालों तक प्रिंटिंग पर रोक लगाए रखी, क्योंकि वहां एक ही एम्पायर का राज था। चीन में भी जब तक देश अलग अलग राज्यों में बटा था, वेरिंग स्टेट्स में, वहां खूब तरक्की हुई। लेकिन जब एक बड़ा साम्राज्य मिंग एम्पायर बना तो नई खोजें रुक गई। नई खोजों के लिए हमेशा ऐसी जगह चाहिए जहां लोगों को सोचने और काम करने की आजादी हो। यही कारण है कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी खोजें बड़े शहरों या उन जगहों पर होती हैं जहां अलग अलग विचार आजादी से मिलते हैं।
आजकल कुछ लोग मानते हैं कि बड़ी बड़ी नई खोजें सरकार के पैसों या दिशा निर्देश से होती है, लेकिन इतिहास कुछ और ही बताता है। 19वीं सदी में रेलवे, बिजली या स्टील जैसी सारी बड़ी खोजें बिना किसी सरकारी मदद के सिर्फ प्राइवेट कंपनियों ने की थी। अमेरिका भी 1940 से पहले बिना किसी सरकारी मदद के ही दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बन गया था। इंटरनेट की शुरुआत जरूर सरकार के पैसे से हुई थी, लेकिन यह तभी सफल हुआ जब यह प्राइवेट कंपनियों के हाथों में आया। और कई बार तो सरकारें नई खोजों के रास्ते में रुकावट ही पैदा करती हैं, जैसे कि मोबाइल फोन के मामले में कुछ देशों की सरकारों ने सालों तक बेवजह रोक लगाए रखी। इसलिए यह सोचना गलत है कि सरकारें ही नई खोजों को जन्म देती हैं। असल में यह काम उन लोगों और कंपनियों का है जो नए विचारों को बाजार में लाते हैं। बड़े शहर ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। एक बड़ा शहर छोटे शहर के मुकाबले कम एनर्जी खर्च करता है और ज्यादा काम करता है। ऐसा ही हमारी इकोनॉमी में भी हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो हम लगातार ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है, हम कम रिसोर्सेस में ज्यादा काम कर रहे हैं। आज हम कम जमीन और कम पानी में ज्यादा खाना उगा रहे हैं, कम फ्यूल में ज्यादा दूर जा रहे हैं, कम लोहे में ज्यादा इमारतें बना रहे हैं। इसे डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का जो डिब्बा 1959 में 85 ग्राम का था, आज वह सिर्फ 13 ग्राम का है। इसी वजह से जो प्रेडिक्शंस थी कि 21वीं सदी तक दुनिया का तेल, गैस और मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, वे पूरी तरह गलत साबित हुई। इकोनॉमिक्स में अक्सर नई खोज को नजरअंदाज किया गया। एडम स्मिथ ने कहा था कि मार्केट खुद ही चीजों के दाम तय करता है, जिसमें एक समय बाद मुनाफा कम होने लगता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि काम बांटने से, डिवीजन ऑफ लेबर से काम तेज और सस्ता होता है, जिससे मुनाफा बढ़ता है। लंबे समय तक इकोनॉमिस्ट ने इस दूसरी बात, इंक्रीजिंग रिटर्न्स पर ध्यान नहीं दिया। फिर पॉल रोमर नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने बताया कि नई खोज और ज्ञान ऐसी चीजें हैं जो बांटने से कम नहीं होती। एक नया विचार सब इस्तेमाल कर सकते हैं और जो इसे सबसे पहले इस्तेमाल करता है वह फायदा कमाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले साइंस आता है, फिर टेक्नोलॉजी बनती है और फिर नई इनोवेशन होती है, लेकिन असलियत में कई बार इसका उल्टा होता है। पहले भाप का इंजन बना, फिर लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का विज्ञान समझ आया। पहले हवाई जहाज उड़ा, फिर एरोडायनेमिक्स का विज्ञान समझ आया। इसका मतलब यह नहीं कि हमें साइंस पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। साइंस इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे सिर्फ इसलिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि इससे नई टेक्नोलॉजीज बनेंगी, बल्कि इसलिए कि यह खुद में बहुत जरूरी है। यह डर बहुत पुराना है कि नई मशीनें आने से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। 1812 में लोगों ने कपड़े बनाने वाली मशीनें इसलिए तोड़ दी थी क्योंकि उन्हें लगा था कि मशीनें उनका काम छीन लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मशीनें आने से किसानों और मजदूरों की कमाई बढ़ी और उनके लिए नए काम पैदा हुए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी यही डर है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि अगले 10-20 सालों में 47% नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जबकि कुछ और रिपोर्ट्स इसे सिर्फ 9% मानती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नई खोज से काम करने का तरीका बेहतर होता है, जिससे चीजें सस्ती होती हैं और लोग ज्यादा चीजें खरीद पाते हैं। इससे बाजार में नए तरह के कामों की मांग बढ़ती है। आज जो नौकरियां हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कॉल सेंटर, वे 100 साल पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। इसके अलावा नई खोज ने हमें ज्यादा खाली समय दिया है। 1900 में एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी का 25% हिस्सा काम में बिताता था, लेकिन आज यह घटकर सिर्फ 10% रह गया है। इसलिए
नई मशीनें इंसानों को बेरोजगार नहीं बनाती, बल्कि उन्हें उबाऊ कामों से आजादी दिलाती हैं। इतिहास गवाह है कि ज्यादातर नई खोजें उन लोगों ने की हैं जो बाहर के थे, जो मशहूर नहीं थे और जिनके पास कोई बड़ी डिग्री या पैसा नहीं था। जॉन हैरिसन एक साधारण घड़ी साज थे, जिन्होंने जहाजों को समुद्र में रास्ता बताने वाली घड़ी बनाई। लेकिन उस समय के बड़े एस्ट्रोनॉमर्स ने उनका मजाक उड़ाया। थॉमस न्यूकोमैन से लेकर स्टीव जॉब्स तक सभी बड़े आविष्कारक साधारण बैकग्राउंड से आए थे। दूसरी तरफ बड़ी कंपनियां नई खोजों के मामले में अक्सर हार जाती हैं। IBM को माइक्रोसॉफ्ट ने पछाड़ा और माइक्रोसॉफ्ट को गूगल और एप्पल ने। कोडेक का एग्जाम्पल बहुत मशहूर है। कोडेक ने ही सबसे पहले डिजिटल कैमरा बनाया था, लेकिन कंपनी के बड़े अधिकारियों ने इसे यह सोचकर रिजेक्ट कर दिया कि इससे उनकी रील और प्रिंटिंग का बिजनेस खत्म हो जाएगा। नतीजा यह हुआ कि 2012 में कोडेक बैंकरप्ट हो गई। बड़ी कंपनियां नई खोजों में खराब होती हैं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा नियम और ब्यूरोक्रेसी होती है। वे अपने पुराने बिजनेस को बचाए रखना चाहती हैं और ग्राहकों की बदलती जरूरतों पर ध्यान नहीं देती। इसलिए नई खोज के लिए एक ऐसी खुली इकोनॉमी की जरूरत होती है जहां नए लोगों और छोटी कंपनियों को आगे आने का मौका मिले। अगर कोई चीज बड़ी कंपनियों को कुछ नया करने के लिए मजबूर करती है तो वह है मुकाबला, कंपटीशन। लेकिन कई बार कंपनियों को यह समझ आ जाता है कि वे अकेले दम पर हर नई खोज नहीं कर सकती। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियों ने ओपन इनोवेशन का तरीका अपनाया, जहां वे अपने आधे नए आइडिया बाहर के लोगों से लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जहां लोग बिना किसी स्वार्थ या मुनाफे के मिलकर कोड लिखते हैं और उसे सबके लिए फ्री में बांटते हैं। लिनक्स नाम का सिस्टम इसी तरह बना था और आज यह सुपर कंप्यूटर से लेकर गूगल के एंड्रॉयड फोन तक सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। सबसे अच्छी नई खोज वह है जो ग्राहक खुद अपने लिए करते हैं, फ्री इनोवेशन। जैसे डायबिटीज वाले बच्चों के कुछ माता पिता ने मिलकर नाइट स्काउट नाम का एक सिस्टम बनाया, जिससे वे इंटरनेट पर अपने बच्चों का शुगर लेवल देख सकें। उन्होंने इसके लिए कोई पैसा या पेटेंट नहीं मांगा, बल्कि इसका कोड सबके लिए मुफ्त कर दिया। नई खोज के नाम पर अक्सर कुछ लोग फर्जीवाड़े यानी स्कैम्स भी करते हैं। अमेरिका की एनरॉन कंपनी को लगातार 6 साल तक अमेरिका के सबसे इनोवेटिव कंपनी का खिताब मिला, लेकिन 2001 में पता चला कि यह सब एक बहुत बड़ा घोटाला था। एक और भयानक एग्जाम्पल जिम मैकार्मिक का है, जिसने फर्जी बम डिटेक्टर बेचे। उसने गोल्फ की गेंदें खोजने वाले एक साधारण से डंडे को बम डिटेक्टर बताकर इराक की सेना को लाखों डॉलर में बेचा। ये मशीनें बिल्कुल काम नहीं करती थी और इनकी वजह से हजारों बेगुनाह लोग बम धमाकों में मारे गए। दुनिया का शायद सबसे मशहूर और खतरनाक इनोवेशन घोटाला थेरानोस कंपनी का था। इसे एलिजाबेथ होम्स नाम की एक 19 साल की लड़की ने शुरू किया था। उसका दावा था कि वह एक ऐसी मशीन बनाएगी जो खून की सिर्फ एक बूंद से सैकड़ों बीमारियों की जांच कर देगी। होम्स ने स्टीव जॉब्स की तरह कपड़े पहनना और बातें करना शुरू किया। उसने सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े लोगों, यहाँ तक कि अमेरिका के मंत्रियों और पूर्व जनरलों को भी अपने बोर्ड में शामिल कर लिया। वॉलग्रीन्स और सेफवे जैसी बड़ी कंपनियों ने उसके साथ करोड़ों डॉलर की डील कर ली। 2014 तक उसकी कंपनी की कीमत 9 अरब डॉलर, 9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। लेकिन असलियत यह थी कि होम्स की मशीन कभी काम नहीं करती थी। वह दूसरी कंपनियों की मशीनों से टेस्ट करती थी और खून में पानी मिलाकर रिपोर्ट बनाती थी, जिससे लोगों को उनकी सेहत के बारे में एकदम गलत जानकारी मिल रही थी। आखिरकार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार जॉन कैरेरो ने इस कंपनी के झूठ का पर्दाफाश किया।
होम्स और कंपनी के वकीलों ने पत्रकार और शिकायत करने वालों को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच सामने आ गया। 1990 के दशक में जब मोबाइल फोन छोटे और सस्ते हुए तो इनमें लगातार इनोवेशन होते रहे। ये सिर्फ फोन नहीं रहे, बल्कि इनमें कैमरा, इंटरनेट, मैप्स और बहुत कुछ आ गया। नोकिया, मोटरोला और ब्लैकबेरी जैसी बड़ी कंपनियां बाजार की राजा थीं। नोकिया के पास तो बाजार का 40% हिस्सा था। उन्होंने R&D पर एप्पल और गूगल से कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया था। उनके पास स्मार्टफोन के शुरुआती प्रोटोटाइप्स भी थे। फिर भी नोकिया और ब्लैकबेरी पूरी तरह फेल हो गए। वे फेल इसलिए हुए क्योंकि वे अपनी पुरानी सफलता को छोड़ने से डर रहे थे। उन्हें लगा कि उनके पास बदलने के लिए बहुत समय है। वे एक ऐसी दुनिया में धीरे धीरे शिफ्ट होना चाहते थे जहां फोन हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर का खेल बन चुका था। जब तक वे जागे बहुत देर हो चुकी थी। यही नई खोज की सच्चाई है। यह अक्सर अपने ही पुराने विचारों को खा जाती है। आजकल स्मार्टफोन्स में भी घटता हुआ मुनाफा सा दिखने लगा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। 2017-2019 के बाद से नई खूबियां महंगी होने के बावजूद बहुत मामूली लगने लगी हैं। लोग अब हर साल फोन नहीं बदल रहे क्योंकि नए फोन में कुछ ऐसा नहीं है जो उनके लिए जरूरी हो। यह साबित करता है कि नई खोज लोगों पर तब तक नहीं थोपी जा सकती जब तक उन्हें उसकी जरूरत न लगे। नई खोज कोई जादू नहीं है, न ही कोई अचानक आई चमक, न कोई यूरेका मूवमेंट। यह गलतियों यानी ट्रायल और एरर, कोलैबोरेशन और लगातार छोटे छोटे सुधारों का नतीजा है, चाहे वह सूटकेस के पहिए हों या इंटरनेट। हर चीज तब सफल हुई जब दुनिया उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। किसी भी नई खोज को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता, उसे लोगों की जरूरत बनना पड़ता है। नई खोज चाहे जितनी भी अच्छी हो, उसे अक्सर लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पुराना एग्जाम्पल कॉफी है। 1500 और 1600 के दशक में जब कॉफी अरब, तुर्की और यूरोप पहुंची तो इसे कई बार बैन किया गया। मक्का में कॉफी हाउस जला दिए गए। सुल्तान मुराद III का मानना था कि कॉफी हाउस गपशप और विद्रोह की जगह है क्योंकि वहां लोग सत्ता की आलोचना करते थे। 17वीं सदी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II ने भी इसे खतरनाक और विनाशकारी बताकर बंद करने की कोशिश की थी। स्वीडन ने तो 1700 के दशक में कई बार कॉफी बैन की और लोगों के प्याले जब्त कर लिए। इस विरोध में 3 चीजें साफ थीं: सुरक्षा का बहाना, बिजनेस में अपने प्रतिद्वंदी को हटाना और सत्ता का डर। यही सब आज हम जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना या सोशल मीडिया की बहसों में भी देखते हैं। मशहूर इन्वेस्टर पीटर थिल ने कहा था कि आज सॉफ्टवेयर बनाना आसान है, लेकिन असली चीजें यानी फिजिकल थिंग्स बनाना बहुत मुश्किल है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने में सिर्फ $1 लाख लगते हैं, लेकिन एक नई दवा बनाने में $1 बिलियन लग जाते हैं क्योंकि सरकार के बहुत कड़े नियम होते हैं। अमेरिका में 1990 के दशक में इंटरनेट को पूरी आजादी दी गई थी। इसे बिना किसी रोक टोक की खोज कहा गया। इसी वजह से इंटरनेट इतना तेजी से बढ़ा। नई खोज के लिए सबसे जरूरी चीज आजादी है। आजादी नए एक्सपेरिमेंट्स करने की और गलतियों से सीखने की। अगर हम ऐसी आजादी दें तो 2050 तक दुनिया बहुत बदल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुढ़ापे की देखभाल को आसान बना देगा। जीन्स में सुधार करके हम बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी और बहुत अच्छी गाड़ियां कॉमन हो सकती हैं। लेकिन क्या नई खोज सच में तेज हो रही है? ऐसा नहीं है। 1960 के दशक से आज तक हवाई जहाजों और कारों की स्पीड नहीं बढ़ी है। प्रोग्रेसिव कंप्यूटर और फोन में हुई है। हमारे दादा दादी ने गाड़ियों और हवाई जहाज को बदलते देखा था। हमने सिर्फ फोन और इंटरनेट को बदलते देखा है। असल में
अमेरिका और यूरोप में नई खोजों का अकाल आ गया है। बड़ी कंपनियां नया रिस्क लेने के बजाय सरकार से मिलकर अपना पुराना बिजनेस बचाती हैं। दूसरी तरफ चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहाँ डिजिटल पेमेंट और नई मशीनें बहुत तेजी से बन रही हैं। वहाँ के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि इंडिया या ब्राजील जैसे देश फ्यूचर में आगे आए। नई खोज हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। इसी से हमारी जिंदगी लंबी और बेहतर होगी। वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने कहा था कि नई खोज में 1% आइडिया और 99% पसीना लगता है। यानी इसके लिए बार बार गलतियां करके सीखना पड़ता है। आज दुनिया को ऐसे आसान नियम चाहिए जो लोगों को नए एक्सपेरिमेंट्स करने से न रोकें। नई खोज हमेशा आज़ादी से ही पैदा होती है और यही हमें एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जाएगी। इस किताब में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।